हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आई एम सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी से अभिव्यक्ति और माध्यम से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं वो एक वीडियो में करवा दूंगा। अभी तक अगर आपने इसका कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ तो अब आप टेंशन मत लो, बिल्कुल भी एक वीडियो में सब कुछ कवर। तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है भाई। तो इसमें जो टॉपिक्स करवाए जाएंगे वो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि आपके एग्जाम में आपको दिखेंगे आते हुए। अगर आपको कुछ भी पूछना है मुझे इंस्टा पे मैसेज आप कर सकते हो, फॉलो करना ना भूलें। और आप हमारे पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप से निकाल सकते हो, ठीक है। ज्वाइन कर लेना, क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मारना है टेलीग्राम पे, वहीं आपको नोट्स सारे मिल जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, जनसंचार के माध्यम। तो देखो, एक तो आपको संचार का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। संचार मीन्स आप अपने विचार, अपनी बातें दूसरों को बताते हो, ठीक है। जनसंचार यानी कि आप यानी कि पब्लिक को बताना चाह रहे हो, बहुत बड़े लोगों मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बताना चाह रहे हो। तो आप कैसे बताओगे? या तो आप अखबार का यूज करोगे अपना संदेश भेजने के लिए जिससे लाखों लोग उसे पढ़े, या फिर आप रेडियो का यूज करोगे, या टीवी का, या इंटरनेट का। तो ये जो इतने सारे माध्यम मैंने आपको बताया यही जनसंचार के माध्यम है। तो एक तो होता है सबसे पहला मुद्रित माध्यम, जिसको प्रिंट माध्यम कहा जाता है, यानी कि जो प्रिंटेड फॉर्म में होता है। अखबार है, पत्र पत्रिकाएं, मैगजीन्स हो गई। फिर है रेडियो, यानी कि सुनने के लिए जो होता है, ओके। यहाँ पे आप अपनी मैसेज, जो भी अपना मैसेज है वो बोलोगे, जनता सुनेगी। फिर आता है टेलीविजन, यानी कि देखने और सुनने के लिए, दोनों के लिए है। फिर आता है इंटरनेट, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो खबरों को, सुन भी सकते हो और देख भी सकते हो। और इंटरनेट सबसे प्रभावी माध्यम है क्योंकि इससे हम पढ़, देख और सुन सकते हैं, ठीक है। इसमें तीनों ही सुविधाएं हमको मिल जाती हैं, तो वी कैन से दैट इंटरनेट सबसे बेस्ट है। अब मैं आपको अगर बताऊं मुद्रित माध्यम की विशेषताएं, यानी कि जो हमारा प्रिंटेड जो जनसंचार का माध्यम होता है, तो ये सबसे पुराना जनसंचार का माध्यम है। शुरुआत जो हुई थी जनसंचार की वो इसी माध्यम से हुई है। और मुद्रण यानी कि प्रिंटिंग की शुरुआत चाइना से हुई थी। और जर्मनी के गुटेनबर्ग ने छापे खाने की खोज करी थी, यानी कि छापे खाने की शुरुआत अगर आपसे कोई पूछे किसने करी है प्रिंटिंग प्रेस की, तो वो जर्मनी के गुटेनबर्ग ने करी थी। भारत में पहला छापाखाना 1556 में गोवा में खुला था। ये यहाँ से एमसीक्यूज वगैरह बनते हैं। आज मुद्रण में कंप्यूटर तकनीक का उपयोग किया जाता है, यानी कि प्रिंटिंग के लिए आज की डेट में कंप्यूटराइज्ड हो गया है सब कुछ। जनसंचार के ये माध्यम सूचना और ज्ञान के बड़े स्रोत हैं, यानी कि जो अखबारें होती हैं यहां से हमें बहुत ज्यादा ज्ञान मिलता है, सूचनाएं मिलती हैं, इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। मुद्रित माध्यम की विशेषताएं अगर मैं और ज्यादा आपको थोड़ा डिटेल में लेके जाऊं तो एक तो जो लिखे हुए शब्द हैं वो हमेशा सुरक्षित रहेंगे, उनमें स्थायित्व होगा। अगर आज का कोई न्यूज़पेपर आया है, छपा है, उसमें अगर कोई वर्ड है तो वो आज से कई सालों बाद भी वो वर्ड वैसा का वैसा रहेगा, बदलेगा नहीं। बार बार पढ़ने की सुविधा है, यदि आपने पहली बार में अखबार पढ़ा और आपको समझ नहीं आया आप उसको दोबारा पढ़ लो, ठीक है। शब्दकोश का उपयोग, यानी कि कठिन शब्दों का अर्थ आसानी से खोज सकते हैं। अगर कोई शब्द कठिन लगता है तो आप डिक्शनरी वगैरह से उसका मीनिंग निकाल लोगे। समय की स्वतंत्रता, यानी कि खबर या लेख को अपनी सुविधा के अनुसार पहले या बाद में आप पढ़ सकते हो। जब आपका मन करे उस खबर को आप तब पढ़ सकते हो, रात में, सुबह, दोपहर। लेकिन टीवी वगैरह पे जो न्यूज आती है उसका एक बुलेटिन का फिक्स टाइम होता है, इफ यू नो। फिर है संग्रहणीयता, यानी कि किसी भी सामग्री को लंबे समय तक आप सुरक्षित रख सकते हो अपने पास। और मुद्रित माध्यम जो होता है प्रिंटेड में, वो ज्ञान का स्थायी भंडार है, यानी कि वो ज्ञान कहीं नहीं जाएगा अगर आपने एक बार ही उसको रख दिया। मुद्रित माध्यम की कमियां, अब देखिए भाई, मुद्रित माध्यम में कुछ कमियां भी होती हैं। एक तो जो लोग निरक्षर हैं, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, उनके लिए अनुपयोगी है। वो क्या करेंगे भाई? जिनको पढ़ना ही नहीं आता, जो पढ़ने में असमर्थ हैं, उनको इसका कोई फायदा नहीं होगा। तुरंत सूचना नहीं मिलती। आपको पता है अखबार आज पूरे दिन की जो खबरें होंगी इकट्ठा करके कल अगले दिन सुबह आपको वो खबर मिलेगी, इमीडिएटली नहीं मिलेगी। निश्चित समय सीमा, यानी कि समाचार पत्र 24 घंटे में एक बार, साप्ताहिक सप्ताह में एक बार और मासिक महीने में एक बार प्रकाशित होते हैं, यानी कि इनकी समय सीमा फिक्स है। 24 घंटे में एक ही अखबार आता है, दो नहीं आते। समय और स्थान सीमा, यानी कि खबरों को सीमित स्थान और तय समय के अनुसार प्रकाशित किया जाता है, यानी कि सब कुछ फिक्स रहता है, किस जगह की खबर कब ऐसे पब्लिश होगी अखबार में। गलतियों का सुधार देर से होता है, अगर कोई त्रुटि होती है तो उसे अगले अंक में सुधारा जाएगा। कोई मैगजीन है मान लो, अगर उसमें कोई गलती हो गई तो उसका जो अगला एडिशन आएगा उसमें उसकी वो जो गलती है उसको ठीक किया जाएगा। इसलिए डिजिटल माध्यम तेज और अधिक सुविधाजनक होते हैं। डिजिटली क्या है, अगर कोई गलती है तो ऑनलाइन भी एडिटिंग हो जाती है,
बट प्रिंटेड वाले में एडिटिंग ऑन द स्पॉट नहीं हो पाती। अगला टॉपिक है हमारा रेडियो। रेडियो आप सभी ने सुना होगा, क्या पता नहीं भी सुना हो, आपके पापा आपके दादा उन्होंने बहुत ज़्यादा सुना होगा, आपने तो स्पॉटिफाई सुना है। तो देखो होता क्या है, ध्वनि आधारित रेडियो, यानी कि जो रेडियो है वो केवल और केवल ध्वनि पे ही आधारित है, आपको सुनाई देता है, केवल आवाज आती है और शब्द बोले जाते हैं। और ये एक लीनियर माध्यम है, यानी कि रेखीय। मेन समाचार पत्रों और टीवी की तरह इसमें सूचना को उल्टा पिरामिड शैली में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, इसमें सीधा सीधा खबरें पढ़ दी जाती हैं, तो फिर से सुनने की सुविधा इसमें नहीं होती। अगर आपने कोई एक खबर सुनी रेडियो में, वो वापस से आप बैक करके नहीं सुन सकते। अखबार में तो क्या था, अगर नहीं समझ आया दोबारा पढ़ लिया, बट रेडियो में जो खबर गई वो गई। कहानियों व समाचारों की शैली, तो लगभग 90% समाचार और कहानियां इसी पद्धति से प्रस्तुत की जाती हैं। तो इस तरीके से ये है उल्टा पिरामिड शैली। अब ये वाला टॉपिक ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उल्टा पिरामिड शैली से आते हैं प्रश्न आपके पेपर में। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, ये एक स्टाइल है। जब भी आप खबर को लिखते हो तो इसमें महत्वपूर्ण जो फैक्ट होंगे उसको आप पहले, सबसे जरूरी जानकारी शुरुआत में दी जाती है, फिर घटते क्रम में महत्व जो होगा वो घटता जाएगा, बाद में कम महत्वपूर्ण तथ्य दिए जाएंगे। मीन्स एक ऐसा पिरामिड बना दिया जाएगा उल्टा, जिसमें इंपॉर्टेंट बात पहले, फिर कम इंपॉर्टेंट बात सबसे एंड में। तो इसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग है इंट्रो, यानी कि समाचार का मुख्य भाग। दूसरा है बॉडी, यानी कि थोड़ी डिटेल में जानकारी। तीसरा भाग होता है समापन, यानी कि जो कम महत्वपूर्ण जानकारी होती है, जिसे हटाया भी जा सकता है, जो ऑप्शनल जानकारी है वो सबसे लास्ट में एंड में लिखी जाएगी। तो इस तरीके से ये पिरामिड हमारा बन जाता है, उल्टा पिरामिड शैली। जो भी समाचार आप पढ़ोगे, कोई आर्टिकल देखोगे, तो उसमें सबसे पहले इंट्रो होगा उसका, फिर उसकी बॉडी होगी, फिर उसका समापन होगा, और पहले मुख्य खबर होगी, फिर थोड़ी और डिटेल में थोड़े फैक्ट, मतलब इस वाले से कम होंगे, और लास्ट तक आते आते डिटेल जो होगी उसकी इंपॉर्टेंस और कम हो जाती है। इंटरनेट के बारे में अब अगर मैं आपको बताऊं, डिजिटल युग का संचार माध्यम, आज की डेट में 90% लोग जो है इंटरनेट पर ही आधारित, मतलब ऐसा आश्रित रहते हैं। सबसे पहले ये तेज अपडेट देता है, लोग घंटों तक अपडेट रहते हैं। समाचार पत्र की तुलना में इंटरनेट तेज है। समाचार पत्र अगले दिन आपको खबरें देगा, इंटरनेट ऑन द स्पॉट खबरें देगा हर घंटे की। वेब पत्रकारिता, यानी कि ऑनलाइन ब्लॉग्स होते हैं, चर्चाएं होती हैं, डिबेट्स होती हैं, और बहुत सारी चीजें लिखी जाती हैं। वेबसाइट्स वगैरह पे भी जर्नलिज्म होता है। विवादास्पद उपयोग, यानी कि ज्ञान और मनोरंजन के साथ साथ अश्लीलता और गलत सूचनाएं भी फैलाता है। इंटरनेट जितना अच्छा है उतना ही खराब भी है। लोग इसमें ज्ञान लेते हैं, एंटरटेनमेंट भी होता है, लेकिन इंटरनेट पे अश्लीलता भी बहुत है, जो गंदा कंटेंट होता है वो भी बहुत ज्यादा लोग इसमें देखते हैं। उच्च गति का संचार, आज 1 सेकंड में 70,000 शब्द तक भेजे जा सकते हैं। विद इन सेकेंड्स आप इतना लंबा चौड़ा मैसेज लिख के भेज सकते हो और वो तुरंत चला जाएगा। अब अगर मैं आपको बताऊं, पत्रकारिता का विकास जो है इंटरनेट वाला भारत में, इसका जो पहला चरण था 1993 और दूसरा चरण था 2003। ये एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला। जो टॉपिक करवा रहा हूं यहां से ही आपके पेपर में आते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला, अब मैं अगर आपको बताऊं वेब पत्रकारिता के बारे में, जो पहली वेबसाइट थी, इंडिया की बात करें, पहली वेबसाइट शुरुआती कुछ rediff.com, इंडिया ऑनलाइन, सिफी, और शुद्ध पत्रकारिता की बात करें, अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत में शुद्ध पत्रकारिता ऑनलाइन वाली जो होती है उसका श्रेय किसको जाता है, वो तहलका.com को जाता है। और हिंदी नेट पत्रकारिता का अगर आपको नाम याद रखना है तो वो है वेब दुनिया से, उसकी शुरुआत हुई थी इंदौर से, यानी कि वेब दुनिया नाम से ऐसा ऑनलाइन पत्रकारिता है हिंदी की। और कुछ प्रमुख हिंदी के पोर्टल हैं, जैसे जागरण का पोर्टल है, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, ये सारे ना समाचार पत्र भी हैं, और इनका ये वेब पत्रकारिता का भी ऐसा धंधा है। सर्वश्रेष्ठ समाचार साइट अगर कोई है तो वो बीबीसी बताई गई है। और डिजिटल पत्रकारिता अब सबसे प्रभावी माध्यम बन चुकी है। आज आप देखोगे ज्यादातर जो पत्रकार होते हैं वो डिजिटल ही शिफ्ट हो चुके हैं। खुद के या तो उनके यूट्यूब चैनल्स होंगे, या फिर वो ऐसा ब्लॉग्स लिखेंगे, या वेब पत्रकारिता करेंगे। जनसंचार माध्यमों की विशेषताएं, खूबियां, कुछ बढ़िया बढ़िया बातें अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो अखबारें हैं, किताबें हैं, जो प्रिंट माध्यम है, इसकी खूबियां अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें अखबार को जब आप पढ़ोगे, किताबों को पढ़ोगे, तो सोचने समझने का मौका मिलता है। लिखित भाषा को फैलाने का माध्यम है, यानी कि इसमें सब कुछ लिखित में होगा, तो भाषा का जो लिखित वर्जन है उसमें आप अच्छे निपुण हो जाओगे।
सामग्री को लंबे समय तक आप सुरक्षित रख सकते हो, जब मर्जी पढ़ सकते हो, कभी भी और कहीं भी पढ़ सकते हो। ट्रैवल करते हुए अखबार पढ़ ली, बैठे बैठे अखबार पढ़ ली, और यह सोचने, विचार करने और ज्ञान बढ़ाने में भी मदद करता है। आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होती है, कॉम्प्रिहेंशन। रेडियो की बात करें तो इसमें केवल सुनकर जानकारी मिल जाती है। इसमें आप संगीत, आवाज और शब्दों से आपका एंटरटेनमेंट होता रहता है। इसको कोई भी सुन सकता है, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, सभी के लिए ये काम का है। दूर दराज के कार्यक्रमों को भी सुना जा सकता है, और ये बहुत सस्ता माध्यम है, यानी कि जो आपका रेडियो होता है वो ज्यादा महंगा नहीं पड़ता। अब हम टेलीविजन की बात करें तो इसमें आप घर बैठे दुनिया भर की लाइव घटनाएं देख सकते हो। मनोरंजन और ज्ञान का सबसे बढ़िया माध्यम है। टीवी वगैरह पे मस्त टाइम पास हो जाता है, आप घटनाओं को लाइव देखते हो। जैसे कोई स्पोर्ट्स मैच है, कोई क्रिकेट का मैच है, वो आप लाइव देखते हो। और टीवी की खबरों से घटनाओं को महसूस किया जा सकता है। आपको विजुअल्स दिखते हैं तो आपको पता चलेगा वो घटना इतनी खतरनाक थी। इसके अलावा पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों इसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेट की। तो इंटरनेट पे आप पढ़ भी सकते हो, देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो। एक क्लिक में आपको सारी जानकारी मिल जाती है। चैटिंग भी कर सकते हो। संवाद का सबसे तेज तरीका है, आप सबसे फास्ट अगर कम्युनिकेट कर सकते हो वो इंटरनेट से ही हो सकता है। खबरें बहुत तेजी से जो है फैलती हैं, इंटरनेट पर वायरल होती हैं, और इंटरनेट से खबरों की पुष्टि और तथ्य जांच तुरंत ही हो सकती है। कुछ भी चेक करना है, गूगल पे चेक कर लिया फटाफट। तो ये है। लेकिन अब मैं आपको इसकी कुछ कमियां भी बता देता हूं। इन सभी की कमियां भी याद रखना। प्रिंटेड माध्यम की कमी यह है कि यह सीमित स्थान होता है, इसमें बहुत अधिक जानकारी नहीं दे सकते। एक कॉलम होता है छोटा सा, उसी में आपको थोड़ी से शब्दों में ज्यादा जानकारी देनी है। अनपढ़ों के लिए तो अनपढ़ों के लिए तो किसी काम का है ही नहीं। जो पढ़ना नहीं जानता वो अखबार का क्या करेगा। त्वरित खबरें नहीं मिलती, मींस एकदम क्विक खबर नहीं आती, तुरंत खबर नहीं आती, अगले दिन खबर पता चलती है। विज्ञापन ज्यादा होते हैं। आप अखबारों को खोलोगे तो इसके अंदर ऐड इतनी ज्यादा छपी होती है कि आप इरिटेट हो जाओगे, और एक बार छपने के बाद इसमें सुधार नहीं होता। छप गया, आपके घर तक आ गया, तो वो गलत जानकारी भी होगी, तो आपको वो पढ़नी पड़ेगी। फिर अगर रेडियो की बात करें तो ये एक रेखीय माध्यम होता है, यानी कि पीछे लौटकर दोबारा सुनने की सुविधा इसमें नहीं होती। रेडियो पे अगर आपने कोई समाचार सुना है तो वो समाचार सुन लिया, वो बैक नहीं हो पाएगा, फिर उसके बाद अगला समाचार आएगा। इंतजार करना पड़ता है, कई बार समाचार बुलेटिन का इंतजार करना पड़ता है, टाइम फिक्स होता है। कभी कभी लंबे कार्यक्रम बोरिंग लगते हैं, रेडियो पे कार्यक्रम बहुत देर तक चलते रहते हैं, आप बोर हो जाओगे सुन सुन के। भाषा का विकास नहीं होता, क्योंकि लिखित में कुछ भी नहीं दिखता, सब कुछ बस सुनाई दे रहा है, तो केवल बोलने पर जोर रहता है, लिखने की आदत ही नहीं बनेगी आपकी कभी। और रेडियो कभी कभी क्या है कि उसके लिए अच्छा होता है जो कि कॉन्सेंट्रेट करके सुन सकता है सही से। सुनने वालों का ध्यान भटक भी सकता है कभी कभी, तो आप भूल जाओगे कि रेडियो में क्या चल रहा था। टेलीविजन की बात करें तो समय सीमा, प्रोग्राम एक निश्चित समय पर ही देख सकते हो। टीवी के प्रोग्राम का भी शेड्यूल जो है वो फिक्स होता है। दर्शकों को बांधना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर किसी की रुचि बनाए रखना कठिन है, बोर हो जाते हैं भाई दर्शक टीवी देख के भी। संतुलन बहुत कठिन होता है, क्योंकि दृश्य और शब्दों का सही संतुलन बनाए रखना मुश्किल है। कभी कभी न्यूज वाले क्या करते हैं, खबर कोई और चला देते हैं, दृश्य कोई और होते हैं, आवाज कुछ और आ रही होती है, तो ये भी कभी कभी त्रुटि हो जाती है। हिंसा और गलत सामग्री, कभी कभी ऐसा टेलीविजन में सेक्स, हिंसा, रोमांस, ये सारी चीजें जब दिखाते हैं तो इससे समाज पर बहुत गलत असर पड़ता है, और पैसे कमाने के लिए प्रोग्राम बनाए जाते हैं। ज्यादातर जो टीवी वाले होते हैं वो टीआरपी के लिए ही अपना प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। फिर आता है इंटरनेट, इसकी बहुत कमियां हैं। लोग इसे एक तो जरूरत से ज्यादा यूज करते हैं, जितना काम आप नॉर्मल खुद भी कर सकते हो वो भी आप इंटरनेट पर छोड़ देते हो। दूसरा, ये महंगा है भाई, वाईफाई का रिचार्ज करो, डेटा का रिचार्ज करो, ठीक है, प्लस आपको चलाना भी आना चाहिए मोबाइल वगैरह। और इंटरनेट पर वायरल खबरें झूठी भी हो सकती हैं, फेक न्यूज भी स्प्रेड हो सकती है। और इंटरनेट पे अश्लीलता, साइबर क्राइम ये बहुत ज्यादा होता है, हैकिंग वगैरह, या फिर मतलब किसी का ऐसा न्यूड्स वगैरह लीक कर देना, ये सब गलत चीजें हैं। ये अश्लीलता जो है ये बहुत ज्यादा है इंटरनेट पर, केवल एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको ज्ञान के बजाय लोग सिर्फ इसे मनोरंजन के लिए यूज करते हैं। मोस्टली लोग इंटरनेट का यूज सिर्फ मजे के लिए ही करते हैं। पत्रकारिता क्या है? अब अगर आपसे कोई पूछे, टॉपिक है पत्रकारिता क्या है, तो पत्रकारिता का काम लोगों को सूचना देना, जागरूक बनाना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना लोगों का। ये 3 से 4 काम होते हैं पत्रकार के। इसमें अलग अलग लेखन शैलियां होती हैं। पत्रकारिता के भी प्रकार होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो पत्रकारिता बेसिकली 2 प्रकार है यहाँ पे पत्रकारिता के। एक है पत्रकारिता लेखन, दूसरा है सृजनात्मक लेखन, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं पत्रकारीय लेखन या पत्रकारिता
के जो लेखन का क्या मतलब है, इसमें जो घटनाएं होती हैं, सच्ची घटनाएं होती हैं और ताजा खबरें होती हैं, ये उस पर आधारित होती है जो पत्रकारिता है। और तात्कालिक घटना और लोगों की रुचि को ध्यान में रखकर ही जो पत्रकारिता है वो काम करती है। लोगों का जो इंटरेस्ट है आप उसी से रिलेटेड जर्नलिज्म में काम करते हो। और ये पत्रकारिता में सटीकता और प्रामाणिकता बहुत जरूरी है। जो भी आप खबरें लाओगे वो सही होनी चाहिए। सृजनात्मक लेखन में क्या है, आप क्रिएटिव कर रहे हो कुछ, तो कल्पना का भी स्थान होता है, आप इमेजिनेशन भी इसमें ला सकते हो। लेखक को आज़ादी होती है उसके थॉट्स में, आप वो दूर दूर तक कुछ भी सोच के लिख सकता है। भाषा शैली को आकर्षक बनाया जाता है, रचनात्मक, क्रिएटिव, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छी पत्रकारिता के लिए कुछ जरूरी बातें। अगर आपको एक अच्छी पत्रकारिता करनी है, अच्छा जर्नलिज्म करना है, तो आपकी भाषा सरल हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, प्रभावी हो और लेखन स्पष्ट हो। आप जो भी खबरें लिख रहे हो वो सीधी और स्पष्ट हो, घुमा फिरा के ना लिखो। सटीक जानकारी दो, आपके जो फैक्ट हैं वो सही होने चाहिए, प्रमाणित होने चाहिए। और आपकी जो भी आप काम करोगे पत्रकारिता की फील्ड में, जर्नलिज्म की फील्ड में, वो रोचक हो, आकर्षक शैली में आप वो चीज़ों को लिखो। यानी कि जो भी आप अगर आगे चल के पत्रकार बनते हो तो आपके जो पाठक होंगे, जो रीडर होंगे, वो आपके आर्टिकल्स को पढ़कर कम से कम इंटरेस्ट तो लें, ऐसा लिखना है आपको। अब पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? जो आपके जर्नलिस्ट होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पूर्णकालिक पत्रकार। पूर्णकालिक पत्रकार जो किसी भी समाचार एजेंसी के लिए परमानेंटली काम करता है, स्थायी रूप से। फिर आते हैं अंशकालिक पत्रकार, यानी कि किसी लिमिटेड टाइम के लिए आप कोई ऐसा बॉन्ड है या ऐसा कोई एग्रीमेंट है कि हाँ इतने साल 2025 से 26 तक मैं आपके यहाँ काम करूंगा, तो ये अंशकालिक हो जाएगा। फिर आते हैं फ्रीलांस पत्रकार, यानी कि ये स्वतंत्र रूप से किसी के लिए भी काम कर सकते हैं। इनको जो जितना पैसा देगा ये उसके लिए वैसा काम करते हैं। समाचार लेखन के 6 प्रमुख सवाल या फिर 6 ककार, यानी कि जब भी समाचार लिखा जाता है तो उसमें कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले क्या हुआ है, दूसरा कैसे हुआ है, तीसरा किसके साथ हुआ है, चौथा कहाँ हुआ है, पांचवा कब हुआ है और छठा क्यों हुआ है। 6 ककार आपको याद रखने चाहिए, तभी एक समाचार पूरा बनता है। इसी का ही जवाब होता है समाचार पत्र में। समाचार बनाम फीचर लेखन। अब समाचार और एक फीचर में अगर डिफरेंस आपसे पूछा जाए तो समाचार क्या है, ताजे घटनाक्रम की जानकारी, जो भी लेटेस्ट न्यूज आई है उसकी जानकारी आपको देता है। वहीं फीचर जो है वो गहराई से विश्लेषण करके किसी टॉपिक के ऊपर लिखा जाता है। ये कोई समाचार नहीं है, ये एंटरटेनमेंट के पर्पज से होता है। और समाचार की शब्द सीमा, वर्ड लिमिट एक सीमित होती है, वहीं फीचर में शब्दों की कोई सीमा नहीं होती। 200 वर्ड का भी फीचर हो सकता है, 2000 वर्ड का भी हो सकता है। समाचार में लेखक की कल्पना की जरूरत नहीं होती। समाचार लिखने वाला कभी भी कल्पना से कुछ नहीं लिखेगा, फैक्ट लिखेगा, रियल। और फीचर में क्या होगा, लेखक कल्पना का यूज करता है, विचारों को यूज करता है। और समाचार में फोटो अनिवार्य नहीं होता, जो लिखा हुआ कंटेंट है वो ज्यादा अनिवार्य होता है। वहीं फीचर में क्या है, फोटो और ग्राफिक लगाना बहुत जरूरी है ताकि फीचर आपका और ज्यादा अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग लगे। विशेष रिपोर्टिंग कितने प्रकार की होती है? विशेष रिपोर्ट नॉर्मल से हटकर लिखी जाती है। इसमें सबसे पहले आता है खोजी रिपोर्ट, यानी कि गहरी जांच और छानबीन से तैयार की गई रिपोर्ट होती है ये, जो कोई भी जर्नलिस्ट तैयार करता है। दूसरा है इन डेप्थ रिपोर्ट, नाम से पता चल रहा है डेप्थ में जाके कुछ ऐसा लाना है, किसी विषय पर गहराई से विश्लेषण करना है, एनालाइज जो करना है बहुत डीप जाके करना है। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में भी अच्छे से विश्लेषण होगा किसी भी घटना का या समस्या का, उसके सभी पहलुओं को देखा जाएगा। फिर आता है विवरणात्मक रिपोर्ट, यानी कि किसी भी घटना या विषय की विस्तृत रिपोर्ट, बहुत ज्यादा विस्तार में लिखी गई। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा संपादकीय क्या होता है, जिसको एडिटोरियल कहा जाता है। तो अखबार की आधिकारिक राय प्रस्तुत करता है, यानी कि वो जो अखबार है, जैसे कि मान लो द हिंदू है, वो किसी भी घटना पर अपनी क्या पर्सनल राय रखता है वो एडिटोरियल में आएगा। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होता, ठीक है, उसमें बस लिखा होगा एडिटोरियल। अब अगर मैं आपसे पूछूं जो विशेष लेखन होता है नॉर्मल से हटकर, वो किन किन क्षेत्रों में होता है? अर्थव्यवस्था और व्यापार से रिलेटेड जो होगा, अगर कोई न्यूज इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, इकोनॉमी से, शेयर बाजार से रिलेटेड है, तो उसमें जो वर्ड्स होंगे वो भी अलग होंगे। खेल और मनोरंजन की जो जर्नलिज्म है वो अलग होती है, विज्ञान और तकनीक की जर्नलिज्म अलग होती है, पर्यावरण और स्वास्थ्य की अलग होती है, कृषि और रक्षा की, डिफेंस वगैरह से रिलेटेड वाली जो जर्नलिज्म है वो अलग होती है।
इन सब में वर्ड्स भी अलग अलग यूज होते हैं, ठीक है। फिर अगला टॉपिक है बीट रिपोर्टिंग क्या होती है। तो देखो, रिपोर्टर जितने भी लोग हैं उनका जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग उनको काम दे दो, वही बीट रिपोर्टिंग है। उदाहरण, किसी को क्राइम वगैरह में इंटरेस्ट है उसकी रिपोर्टिंग करने में, तो क्राइम रिपोर्टर का काम उसको दे दो। किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो खेल रिपोर्टिंग, किसी को राजनीति में इंटरेस्ट है तो राजनीतिक रिपोर्टिंग। तो सभी को उनके रुचि के अनुसार काम बांट देना है। विशेष लेखन किसे कहते हैं, इसके क्षेत्र और डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो समाचार पत्र में सामान्य ही न्यूज नहीं होती, बल्कि खेल, विज्ञान और शेयर मार्केट और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी खबरें होती हैं। किसी खास विषय पर साधारण से हटकर जब लिखा जाता है तो वो ही आपका विशेष लेखन है। अब जैसे कि विशेष लेखन आपका अर्थव्यवस्था और व्यापार से रिलेटेड हो सकता है, जैसे शेयर बाजार, आर्थिक नीतियां। वहीं खेल और मनोरंजन से रिलेटेड हो सकता है, क्रिकेट के ऊपर, फिल्मों के ऊपर, संगीत के ऊपर। विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि नई नई इन्वेंशंस, खोज, अंतरिक्ष विज्ञान। कृषि के ऊपर हो सकता है, फसलों से रिलेटेड, जैविक खेती से रिलेटेड, ठीक है। और इसके अलावा विदेश मामलों पे हो सकता है विशेष लेखन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, कूटनीति के ऊपर। पर्यावरण से रिलेटेड हो सकता है भाई, पॉल्यूशन के ऊपर, जलवायु परिवर्तन के ऊपर। रक्षा और कानून के ऊपर हो सकता है, सेना से रिलेटेड कुछ लिखना, संविधान से रिलेटेड, अदालत से रिलेटेड। स्वास्थ्य के ऊपर विशेष लेखन हो सकता है, बीमारियों से रिलेटेड, दवाइयों से रिलेटेड, चिकित्सा पद्धति से रिलेटेड। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं विशेष लेखन के, ठीक है, जिन पे लिखा जा सकता है। विशेष लेखन की भाषा शैली की बात करूं तो कोई फिक्स तो नहीं होता, बट विशेष लेखन जो है उल्टा पिरामिड शैली, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें लिखा जा सकता है। जो भी विशेष लेखन होगा उसमें भी मेन इंफॉर्मेशन, फिर थोड़ी कम इंपॉर्टेंट, फिर थोड़ी कम इंपॉर्टेंट, फिर थोड़ी कम इंपॉर्टेंट, इस तरीके से विशेष लेखन भी चल सकता है। और कुछ तकनीकी वर्ड यूज होते हैं, जैसे मान लो व्यापार से रिलेटेड कोई विशेष लेखन हो रहा है तो उसमें ऐसे शब्द यूज होंगे, मंदी, शेयर गिर गए, सोना उछल गया। देख रहे हो, ये नॉर्मल से हटकर है ये जो वर्ड्स हैं। पर्यावरण की बात है तो ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, आर्द्रता, ऐसे वर्ड यूज होंगे। खेल से रिलेटेड जर्नलिज्म होगा तो वहां पे टीम ने घुटने टेके, जीत की हैट्रिक। तो ये ऐसे वर्ड्स आपको विशेष लेखन में ही देखने को मिलते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है कविता लेखन के जरूरी घटक। जब आप कविता लिखते हो तो उसके लिए क्या क्या कंपोनेंट्स, क्या घटक हैं, जरूरी हैं। जो सबसे पहले तो भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है भाई, ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही सामान्य बात है। अगर आप कविता लिखते हो तो आपको भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। शब्दों का सही चयन करना आना चाहिए कि वो कविता में लगे तो सही, जो आप बता रहे हो वो रिलेवेंट है। तो शब्द हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, तो सही शब्द कविता को असरदार बनाते हैं। आपको शब्दों से खेलना आना चाहिए। छंद और तुकबंदी सही होनी चाहिए। कविताओं में जो ताल है और मेल है, जो एक राइम होती है, ठीक है, वो फील होना चाहिए गा के कि हाँ भाई वो कविता लग रही है, संगीत जैसा बना देना चाहिए कविता को। अनुभव और कल्पना, यानी कि कवि अपने अनुभव, जो आपने आज तक एक्सपीरियंस किया है और जो आपने कल्पना करी है, उन दोनों को जोड़कर आप एक कविता बनाते हो। तो इससे क्या है कि लेकिन केवल कल्पना पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, आपको अपने अनुभवों का भी यूज करना चाहिए कविता लिखते समय। इसके अलावा सहज संप्रेषण शक्ति, यानी कि कवि केवल अपने लिए नहीं बल्कि वो अपने विचारों और भावनाओं को समाज तक पहुंचाने के लिए लिखता है। तो ऐसे तरीके से समाज तक संदेश पहुंचाओ कि समाज को समझ भी आए, कविता सरल हो, पाठक को भी आसानी से समझ आए और वो कवि से जुड़ पाए। भाव एवं विचार की अनुभूति, तो कविता भावनाओं से भरी हुई होती है। अगर भावनाएं नहीं होंगी उसमें तो कविता में मजा नहीं आएगा। तो कवि अपने विचारों को और अपने भावों को पूरी गहराई से महसूस करता है और फिर उन्हें कविता के रूप में प्रस्तुत करता है। पहले कवि खुद उस चीज को अपने मन में लाता है, अपने अंदर महसूस करता है, उसको फिर शब्दों का रूप देके कविता बनाता है। तो जहां एक सामान्य व्यक्ति की सोच रुक जाती है, वहां कवि अपनी गहरी सोच और संवेदनशीलता के कारण आगे बढ़ता है। कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि की जो सोच है वो बहुत दूर तक होती है और यही कवि की विशेषता होती है। तो ये आप लिख दोगे। फिर अगला टॉपिक आता है नाटक में समय के बंधन का क्या महत्व होता है। नाटक, कोई भी प्ले होता है जब, तो समय का महत्व बहुत जरूरी है। नाटक में समय का सही इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक लिमिट होती है। नाटक की शुरुआत से अंत तक एक निश्चित समय सीमा में पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस नाटक को। और रस और कौतूहल का मतलब है, अगर नाटक समय के अनुसार नहीं चलता तो दर्शकों को आनंद नहीं आएगा, रस नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा और जिज्ञासा महसूस नहीं होगी। कौतूहल, वो जिज्ञासा, वो एक्साइटमेंट मर जाएगी। धारावाहिक नहीं, यानी कि नाटक को टेलीविजन सीरियल की तरह लंबे समय तक नहीं खींचा जा सकता। नाटक को लिमिटेड टाइम पीरियड में, छोटे से छोटे समय के अंदर अंतराल में
खत्म करना होता है। समय बहुत जरूरी है। और समय और काल की बात करें तो नाटक का मंचन जब भी प्ले होता है वो वर्तमान काल में ही होता है, भले ही कहानी कोई पास्ट की हो या भविष्य की, पर जो मंचन है वो तो वर्तमान में हो रहा है, तो आप लंबा ज्यादा नहीं खींच सकते। और नाटक का जो निर्देशन होता है, जो डायरेक्शन होता है, वो भी हमेशा वर्तमान में ही होता है। तो नाटक के कुछ प्रमुख हिस्से होते हैं। नाटक को आप 3 भागों में बांटते हो। सबसे पहला आता है उसका शुरुआत का हिस्सा, जो उसका प्रारंभ है, फिर उसके बीच का हिस्सा, फिर उसका समापन। तो इसी को ध्यान में रखते हुए वो टाइम फिक्स किया जाता है कि शुरुआती हिस्से को कितना टाइम देना है और बाद के हिस्से को कितना। अगला टॉपिक है कहानी और उसका इतिहास। कहानी क्या है? स्टोरी, कोई घटना, वो रियल भी हो सकती है, वो मनगढ़ंत भी हो सकती है, फिक्शनल भी हो सकती है। आप लोगों को इकट्ठा करके उसको सुना रहे हो, वो कहानी है। एक लय के साथ आप सुनाए जा रहे हो, घटनाओं को जोड़ रहे हो क्रम से, तो कहानी एक घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध विवरण। क्रमबद्ध, याद रखना, कहानी हमेशा क्रम से होती है, ये नहीं बीच में आप कभी वहां पहुंच गए कभी वहां। कहानी जब किसी को सुनाते हो तो क्रम के साथ वो क्रोनोलॉजिकल वे में चलता रहेगा मामला। कहानी में स्थान होगा, रोमांच होगा, उसका एक चरम बिंदु होगा, क्लाइमेक्स होगा, जहां आपको लगेगा हाँ भाई कहानी अब खत्म होने वाली है। तो कहानी लिखना एक प्राकृतिक कला है, लेकिन कुछ लोग इसे और अच्छा बना सकते हैं। हर इंसान अपनी बात दूसरों को सुनाता भी है और दूसरों की बातों को सुनना भी चाहता है, इसलिए कहानियां लोगों को पसंद आती है, लोगों की कहानियां सुनना अच्छा लगता है। तो मेरे हिसाब से कहानी का इतिहास अगर आपसे कोई पूछता है तो कहानी उतनी ही पुरानी है जितना इंसानों का इतिहास, क्योंकि इंसान का स्वभाव है अपनी बातें बताना, कहानी में कुछ डिफरेंट नहीं होता। तो पुराने समय में ज्यादातर मौखिक कहानियां बहुत लोकप्रिय थी, लोग अपने किस्से सुनाया करते थे। पुराने जमाने में लोगों को मौखिक ही ज्यादातर चीजें याद रहती थी, लिखित तो बहुत बाद में आई हैं। तो संवाद का सबसे अच्छा तरीका ही मौखिक संवाद था। तो धर्म के प्रचार के लिए भी कहानियां सुनाई जाती थी, भगवान जी की कहानियां, भगवान ने ये दर्शन दिए, वो दर्शन दिए, और इस तरीके से कहानियां शिक्षा देने के लिए भी यूज होती हैं। पंचतंत्र जैसी कहानियां जो आज भी बहुत प्रसिद्ध हैं। तो कहानियों का इतिहास भी बहुत पुराना रहा है। तो आप मेरे अकॉर्डिंगली ये सारे टॉपिक्स कर लो, इनफ है। इसके अलावा ज्यादा कुछ डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू रटने की भी जरूरत नहीं है। बहुत बच्चे कह रहे थे एमसीक्यू करवाओ, भाई क्यों रटने हैं, लिमिटेड टॉपिक है, इसको अच्छे से याद कर लो, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर दोगे। फीडबैक लिख देना कमेंट बॉक्स में, वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।